हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस न्यू सेशन। इस सेशन में हम देखेंगे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स ऑफ द मंथ ऑफ February 2022, राइट। February में जो भी इंपॉर्टेंट आपके करंट अफेयर्स हुए थे, भले ही वो नेशनल न्यूज हो, इंटरनेशनल न्यूज हो, स्पोर्ट्स न्यूज हो, राइट, किसी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी रिलेटेड न्यूज हो, इंपॉर्टेंट डेज हो वगैरह, ये सब कुछ हम कवर करेंगे इस सेशन में, राइट। बिफोर दैट यू कैन डाउनलोड आवर ऐप either on Google Play or on App Store, right? And you can also connect with us on Instagram and Facebook, right? And साथ ही साथ यहाँ पे आपको दिख रही होंगे हमारी जो स्टडी बस पेन ड्राइव का कोर्स है MBA के लिए, वो आप यहाँ पे देख सकते हो। इसकी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे देख सकते हो। एंड यू कैन ऑल्सो विजिट द वेबसाइट www.studybus.co.in, right? And if you want to do a full-fledged preparation with us, then you can get in touch with us on this number and get more details about it, right? So let's start the session. तो भाई सबसे पहले public sector company GAIL India Limited has begun India's maiden project of mixing hydrogen into the natural gas system at Indore, right? So this is a first of its kind project in the country. The hydrogen blended natural gas will be supplied to Avantika Gas Limited, one of GAIL's joint venture company with the HPCL operating in Indore, right? तो GAIL जो है that is Gas Authority of India Limited, right? It is a very huge public sector company. इन्होंने इंडिया का सबसे पहला प्रोजेक्ट शुरू किया है जिसमें नेचुरल गैस के साथ हाइड्रोजन को मिक्स किया जाएगा। और ये कहां पे किया जाएगा? ये इंदौर में किया जाएगा। इंदौर इज अ डिस्ट्रिक्ट इन द सेंट्रल स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, राइट? तो ये सबसे ऐसा पहला प्रोजेक्ट होने वाला है इस तरह का, राइट? एंड ये जो नेचुरल गैस है वो किसको सप्लाई किया जाएगा? अवंतिका गैस लिमिटेड को, राइट? अवंतिका गैस लिमिटेड जो है वो एक जॉइंट वेंचर है बिटवीन गेल एंड HPCL, दोनों ही पब्लिक सेक्टर कंपनीज हैं, राइट? सो दिस इज लुकिंग टुवर्ड्स हाइड्रोजन, नेशनल हाइड्रोजन मिशन टू मेक इंडिया अ ग्लोबल हब फॉर द प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन, राइट? तो इंडिया को एक ग्लोबल हब बनाना है दो चीजों में, प्रोडक्शन में और एक्सपोर्ट में। किस चीज के? ग्रीन हाइड्रोजन के, right? So India spends over rupees 12 million annually for energy requirements and green hydrogen production to help replace energy imports, right? Next, as per the recently presented economic survey 2021-2022, Maharashtra tops the list of newly recognized startups and unicorns. So Maharashtra alone recognized 11,308 of the 14,000 startups that began operations in the current financial year. Out of the 44 companies that achieved the unicorn status, 11 are based in the state, right? तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर 2021-2022 में, राइट? तो कितने स्टार्टअप्स ने अपना ऑपरेशन शुरू किया इस फाइनेंशियल ईयर में? 14,000, राइट? अराउंड 14,000। एंड इसमें से आप यहाँ पे देख सकते हो कि 11,000, राइट? 11,000 सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र से थे, राइट? देयरफॉर महाराष्ट्र हैज टॉप्ड द लिस्ट ऑफ न्यूली रिकॉग्नाइज्ड स्टार्टअप्स एंड यूनिकॉर्न्स। एंड यूनिकॉर्न्स में भी देखो 44 कंपनीज ने यूनिकॉर्न स्टेटस अचीव किया 2021-2022 में। एंड उस 44 में से 11 जो हैं वो महाराष्ट्र बेस्ड स्टार्टअप्स हैं, राइट? नेक्स्ट, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI ऑब्जर्व्ड फाइनेंशियल लिटरेसी वीक 2022 from 14th to 18th February, right? The theme is aligned with one of the strategic objectives of the National Strategy for Financial Education 2020 to 2025. Reserve Bank of India has been conducting Financial Literacy Week FLW every year since 2016 to propagate financial education messages on a particular theme across the country, right? तो RBI सेलिब्रेट करती है या ऑर्गेनाइज करती है फाइनेंशियल लिटरेसी वीक। देखो क्वेश्चन आपका किसी भी तरह से आ सकता है। क्वेश्चन आ सकता है कि जो फाइनेंशियल लिटरेसी वीक से की जाती है वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन उसको कंडक्ट करती है, राइट? तो ऑप्शंस में आपके कुछ भी हो सकता है भाई। आपके ऑप्शंस में हो सकता है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री, राइट, या डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स वगैरह वगैरह। सो आंसर यहाँ पे क्या होगा? RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑब्जर्व्स फाइनेंशियल लिटरेसी वीक। एंड 2022 में ये 14 से 18 फरवरी तक के लिए किया गया था, राइट? एंड जो थीम था दैट वाज अलाइन्ड विद वन ऑफ द स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द नेशनल स्ट्रेटेजी फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन 2020-2025, राइट? तो 2016 से ही हर साल फाइनेंशियल लिटरेसी वीक जो है वो
कंडक्ट किया जा रहा है बाय द आरबीआई ताकि फाइनेंशियल एजुकेशन मैसेजेस प्रोपेगेट किए जा सके पूरी कंट्री में, राइट। नेक्स्ट, 10,990.17 crore was the total corpus under the PM CARES funds in 2020-2021. The disbursal included rupees 1,000 crore for migrant welfare and over rupees 1,392 crore for procurement of COVID vaccine doses. The fund recorded nearly rupees 494.91 crore as foreign contributions and over rupees 7,183 crore as voluntary contributions during the fiscal, right? तो ये जो पीएम केयर्स फंड था जिसको लॉन्च किया गया था ड्यूरिंग द ऑनसेट ऑफ द पैंडेमिक, तो 2020 और 2021 का जो फिस्कल ईयर था इसमें जो टोटल कॉर्पस था पीएम केयर्स फंड में वो था, आप कह सकते हो अप्रोक्सीमेटली 11,000 करोड़, राइट। एंड 11,000 करोड़ इज अ वेरी बिग नंबर, राइट। एंड पीएम केयर्स का फुल फॉर्म क्या है? प्राइम मिनिस्टर्स सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशंस फंड, राइट। दैट इज व्हाट पीएम केयर्स स्टैंड फॉर, राइट। तो अब ये किस तरह से यूज हुआ था, इसको कैसे प्रोक्योर किया गया था, ये सारी इंफॉर्मेशन आप यहाँ पे देख सकते हो, राइट। नेक्स्ट, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रैंक्स सेकंड in terms of buying gold among the world's central bank in 2021. Central Bank of Thailand, that is Bank of Thailand, was the highest buyer of gold in 2021 and bought 90 metric tons of gold. As per Gold Hub, India's official gold reserves is 9th largest in the world. Gold Hub is the official website of World Gold Council that maintains all the data regarding precious metal, right? तो जो सेंट्रल बैंक्स हैं वो गोल्ड खरीदती हैं, right? So according to their needs and also according to the macroeconomic situation prevailing in the country and in the neighborhood, the central banks of various countries, they buy gold, right? Because gold is a kind of investment for the central banks, because gold जो है एक स्टेबल करेंसी की तरह भी यूज की जाती है ना। तो जो हमारा सेंट्रल बैंक है, दैट इज द आरबीआई, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, दैट हैज स्टूड सेकंड इन टर्म्स ऑफ बाइंग गोल्ड, राइट। तो सबसे ज्यादा गोल्ड जो एक साल में खरीदा गया 2021 के साल में, वो सबसे ज्यादा खरीदा है थाईलैंड के सेंट्रल बैंक ने, राइट, जिसका नाम है बैंक ऑफ थाईलैंड। एंड उसके बाद इट इज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, राइट। एंड इंडिया का जो गोल्ड रिजर्व है वो 9th लार्जेस्ट है वर्ल्ड में, राइट। सो इंडियाज ऑफिशियल गोल्ड रिजर्व इज 9th largest in the world. Next, social media platform Instagram has launched the campaign named Take a Break. Take a Break will alert users scrolling on Instagram to periodically take breaks from the platform and focus on other things. The platform will also alert users of the new inclusion with a notification, right? So लास्ट कुछ ईयर्स में हम देख रहे हैं कि स्पेशली यूथ में, राइट, जो सोशल मीडिया का यूसेज है वो बहुत ज्यादा हो रहा है, राइट। एंड इवन इट वाज फाउंड इन अ सर्वे, जब आप देखते हो कि भाई कितना टाइम लोग सोशल मीडिया पे स्पेंड कर रहे हैं, सो दैट केम आउट टू बी 7 hours ऑन एन एवरेज, राइट। अलग अलग सर्वेस हैं, उसमें अलग अलग नंबर्स हैं, बट 7 hours इज अ वेरी ह्यूज अमाउंट ऑफ टाइम, राइट। एंड काफी बार आप देखते हो कि जब आप इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे होते हो तो भाई आपके पास आ जाता है कि देयर इज नथिंग न्यू टू शो, राइट, बट फिर भी आप उसको बार बार रिफ्रेश करके कुछ ना कुछ देखते रहते हो, राइट। सो इस सब चीजों को ध्यान में रखते हुए, बिकॉज ऑफ द इम्पैक्ट दैट इट हैज ऑन द मेंटल हेल्थ ऑफ द पीपल दैट आर यूजिंग इट, राइट। सो इंस्टाग्राम सुयो मोटो बाय इटसेल्फ हैज लॉन्च दिस कैंपेन की टेक अ ब्रेक, भाई आप हमारा ऐप बहुत सारा मत यूज करो, आप बाकी कामों में भी ध्यान दो, राइट। वंस अ वाइल गो आउट एंड डू अदर स्टफ एज वेल, राइट। तो ये क्या करता है, बेसिकली ये अलर्ट करता है यूजर्स को जो इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल कर रहे होते हैं कि भाई आप थोड़ा सा ब्रेक ले लो, राइट। जब आप एक पर्टिकुलर टाइम क्रॉस कर जाते हो तो ये अलर्ट करता है आपको कि आप थोड़ा सा ब्रेक ले लो, क्योंकि आप अभी और कुछ हमारे पास नहीं है जो हम आपको नया दिखा सके, राइट। नेक्स्ट, New Development Bank will become first multilateral agency to open an office in Gujarat International Finance Tech City, GIFT City, right? So
NDB, that is New Development Bank, has received approval for the same and will open the office in May 2022 in Gift City. NDB announced Director General position for India regional office and will be responsible for origination, implementation of operations in India. Right? तो भाई सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी क्या है. राइट? तो जैसे हम देखते हैं भाई फाइनेंशियल कैपिटल्स ऑफ द वर्ल्ड, तो वी थिंक ऑफ कंट्रीज लाइक सिंगापुर, राइट, और इवन न्यूयॉर्क, बिकॉज न्यूयॉर्क का जो फेमस वॉल स्ट्रीट है. राइट? सो ऐसा ही कुछ हम इंडिया में अपना बनाना चाह रहे हैं और इसी एम्बिशियस प्रोजेक्ट को हमने नाम दिया है गिफ्ट सिटी. Right, so GIFT stands for Gujarat International Finance Tech City. Right, so through this we aim to be one of the financial capitals of the world, जहां पे हम दुनिया की जो सारी फाइनेंशियल कंपनीज हैं, सबसे बड़ी फाइनेंशियल कंपनीज जो हैं, उनको हम बोलेंगे कि भाई आप अपने ऑफिसेज ओपन करो इस सिटी में. राइट, सो दिस इज अ वेरी ड्रीम एम्बिशियस प्रोजेक्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. राइट, एंड इनमें एक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बैंक है न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB, ये बन चुका है सबसे पहला मल्टीलैटरल एजेंसी जो कि अपना ऑफिस ओपन करेगा गिफ्ट सिटी में. राइट, सो NDB हैज रिसीव्ड अप्रूवल फॉर द सेम एंड विल ओपन द ऑफिस इन May 2022 इन गिफ्ट सिटी. राइट, नेक्स्ट, Rupinder Singh Suri, who passed away recently, was an advocate. Right, so Suri was appointed the ASG, right, Additional Solicitor General, in June 2020. Suri was designated as Senior Advocate in 2009 and also served as the President of the Supreme Court Bar Association and the Supreme Court Advocates on Record Association. Right? तो ये जो position है, it is a very important position of law officers in India. Right? तो law officers of India की अगर हम बात करें तो भाई Attorney General होते हैं, right? फिर Solicitor General होते हैं और फिर Additional Solicitor General होते हैं. Right? So रुपिंदर सिंह सूरी जो है, इनकी अभी रिसेंटली डेथ हुई है. सो ही वाज अ एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एंड इनको अपॉइंट किया गया था जून 2020 में. एंड इसके पहले ये सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट रह चुके हैं और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन के भी प्रेसिडेंट रह चुके हैं. राइट, नेक्स्ट, लेजेंडरी प्लेबैक सिंगर लता मंगेशकर awarded the nation's highest civilian honor in 2001, who passed away recently. Mangeshkar began singing in her teens and in a career spanning 73 years sang more than an estimated 15,000 songs in 36 languages. She is known as the Nightingale of India. She was awarded the nation's highest civilian honor, the Bharat Ratna, in March 2001. Right? So, recently we lost this legendary singer, right? लता मंगेशकर, एंड इनको जो इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है भारत रत्ना, वो दिया गया था 2001 में. राइट, एंड सम ऑफ हर अचीवमेंट्स आप यहाँ पे देख सकते हो, दैट शी हैज हैड अ करियर दैट स्पैन्स 73 इयर्स. राइट, 15,000 सॉन्ग्स इन्होंने गाए हैं 36 अलग अलग लैंग्वेजेस में. राइट, एंड शी इज पॉपुलरली नोन एज द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया. नेक्स्ट, renowned personality Bappi Lahiri passed away recently. He was a veteran composer, best known for popularizing disco music to the Indian mainstream. The singer was fondly known as Bappi Da and experienced huge success in 1980s and 90s. He earned the title Disco King. Right? So Bappi Lahiri also passed away recently. He was a veteran composer and जो इनका सबसे फेमस गाना जो हर कोई जानता है, right, जिसपे मिथुन चक्रवर्ती ने एक्ट किया था, I am a disco dancer, right? So that has earned him the title of Disco King, right? Next, World Interfaith Harmony Week is an annual event observed every year from 1st February to 7th February. So the celebration of this event spreads the message of mutual respect, love and tolerance among the followers of all the world's religions, faiths and beliefs. This week is especially important to celebrate in today's time as interfaith harmony is central and essential to take the human race forward. Right? So, World
so therefore it is an international day. Interfaith harmony week, यानी कि लोगों के अलग अलग फेथ्स जिनके हैं उनके बीच में एक हार्मनी होनी चाहिए. ये एक एनुअल इवेंट ऑब्जर्व किया जाता है हर साल 1 फरवरी से 7 फरवरी में, राइट. सो आप यहाँ पे देख सकते हो कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड इंटर रिलीजियस डायलॉग कॉन्स्टिट्यूट इंपॉर्टेंट डायमेंशंस ऑफ अ कल्चर ऑफ पीस एंड एस्टैब्लिशेस वर्ल्ड इंटरफेथ हार्मनी वीक एज अ वे टू प्रमोट हार्मनी बिटवीन ऑल people regardless of their faith, right. Next, together for a better internet is the theme of the Safer Internet Day 2022. So Safer Internet Day is observed every year on the second day of the second week of February with the aim of providing a safer and better internet. This year in 2022, Safer Internet Day falls on 8 February 2022, right. तो ये जो सेफर इंटरनेट डे है ये कब मनाया जाता है, इसका कोई स्पेसिफाइड डेट नहीं है, बट डे जो है वो स्पेसिफाइड है. वो डे कौन सा है, वो ये है कि सेकेंड वीक का सेकेंड डे, राइट. सो इस बार वो 8 फरवरी को पड़ा था, है ना. इसका थीम क्या था, टुगेदर फॉर अ बेटर इंटरनेट, राइट. नेक्स्ट, सरोजिनी नायडूज बर्थ एनिवर्सरी is celebrated as National Women's Day in India on 13th February every year, right. So Sarojini Naidu was a political activist and a poet. She was an important figure in India's struggle for independence. She was honored with the title of Nightingale of India or Bharat Kokila by Mahatma Gandhi, है ना. तो जो सरोजिनी नायडू की बर्थ एनिवर्सरी है वो हम सेलिब्रेट करते हैं एज नेशनल विमेंस डे, है ना. हर साल 13 फरवरी को वी सेलिब्रेट नेशनल विमेंस डे, राइट. सो सरोजिनी नायडू वाज अ फ्रीडम फाइटर, राइट. शी वाज अ पॉलिटिकल एक्टिविस्ट एंड शी वाज आल्सो अ पोएट, एंड महात्मा गांधी इनको नाइटिंगेल ऑफ इंडिया या भारत कोकिला का टाइटल उन्होंने इनको दिया हुआ था, ठीक है. नेक्स्ट, एम जगदीश कुमार हैज बीन अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ University Grants Commission UGC. So this is the second time he has been given the charge of chairman of UGC. Kumar held the charge of chairman UGC from 14th January 2017 to 2nd February 2017, right. That is for just 15-16 days. Then he was a member of UGC for 3 years from 2016 to 2019, right. And he was also before being appointed as a chairman of UGC for the second time, he has also served as the vice chancellor of Jawaharlal Nehru University, right. So JNU जो कि दिल्ली में है उसके ये वाइस चांसलर भी रह चुके हैं, एंड वाइस चांसलर जब इनका वो पीरियड खत्म हुआ तब इनको UGC का चेयरमैन अपॉइंट कर दिया गया, राइट. सो एम जगदीश कुमार. नेक्स्ट, इंडिगो एयरलाइन हैज रिसेंटली अपॉइंटेड राहुल भाटिया एज इट्स मैनेजिंग डायरेक्टर, right. So the company is the parent of the country's largest airline, Indigo. Bhatia is the co-founder and promoter of Interglobe Aviation. Ronojoy Datta is the CEO of the Indigo. Indigo is India's biggest airline by market share. It is headquartered at Gurgaon, Haryana. Right? तो जो Interglobe Aviation है, Interglobe Aviation क्या है? ये parent company Indigo Airlines की, है ना. Indigo Airline की parent company का नाम है Interglobe Aviation. इसके CEO हैं रोनोजॉय दत्ता, और इसके जो को फाउंडर हैं इनको भी रिसेंटली मैनेजिंग डायरेक्टर भी अपॉइंट किया गया है. इनका नाम है राहुल भाटिया, राइट. सो ही इज आल्सो वन ऑफ द को फाउंडर्स ऑफ द कंपनी. नेक्स्ट, इन फरवरी 2022 शांतिश्री धूलिपुडी पंडित हैज बीन अपॉइंटेड एज द वाइस चांसलर ऑफ जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी. शी इज करेंटली द वाइस चांसलर ऑफ सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी. Miss Pandit will be the first woman vice chancellor of JNU. Her appointment is for a period of 5 years, right. तो इसके पहले हमने देखा था कि जो जगदीश कुमार थे वो थे वाइस चांसलर JNU के, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के, एंड जब उनका टर्म खत्म हुआ उनको अपॉइंट कर दिया गया UGC का चेयरमैन. उसके बाद जो VC बनी है JNU की वो बनी है मिस शांतिश्री धूलिपुडी पंडित, राइट. एंड शी इज ऑल्सो द फर्स्ट वुमन वाइस चांसलर ऑफ द यूनिवर्सिटी, राइट. एंड उसके पहले ये अभी शी इज करेंटली द वाइस चांसलर ऑफ सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी, एंड इनका जो अपॉइंटमेंट हुआ है JNU का वाइस चांसलर के रूप में वो हुआ है 5 साल के लिए, राइट. नेक्स्ट,
Dinesh Prasad Saklani has been appointed as the new director of the NCERT, that is National Council of Educational Research and Training, for 5 years. Right? तो डायरेक्टर बने हैं NCERT के कौन? दिनेश प्रसाद सकलानी. He is currently a professor of history at the HNB Garhwal University in Uttarakhand. Saklani succeeds Hrishikesh Senapati, whose 5-year term ended in November 2020. है ना? तो NCERT को अपना नया डायरेक्टर मिल चुका है इन द नेम ऑफ दिनेश प्रसाद सकलानी, जो कि एक प्रोफेसर हैं, हिस्ट्री के प्रोफेसर हैं गढ़वाल यूनिवर्सिटी उत्तराखंड में. ठीक है. इनका जो अपॉइंटमेंट हुआ है वो 5 सालों के लिए हुआ है. नेक्स्ट, बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार हैज बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ उत्तराखंड. इन 2017, Akshay Kumar was also named Uttarakhand's brand ambassador for Swachhata Abhiyan. The actor did not charge any fee for the same and added that it was an honor for him to be associated with the campaign. Apart from Akshay Kumar, cricketer Rishabh Pant was also appointed as Uttarakhand's brand ambassador in December 2021. Right? तो जो बॉलीवुड एक्टर हैं अक्षय कुमार, इनको अपॉइंट किया गया है एज द ब्रांड एम्बेसडर फॉर द स्टेट ऑफ उत्तराखंड. इसके पहले 2017 में जो उत्तराखंड का स्वच्छता अभियान था उसके भी ब्रांड एम्बेसडर ये रह चुके हैं. नेक्स्ट, संजीव सान्याल हैज बीन अपॉइंटेड एज अ फुल टाइम मेंबर ऑफ द इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर, दैट इज EAC-PM. राइट, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट काउंसिल, राइट, इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर, एंड इसके लिए फुल टाइम मेंबर अपॉइंट किए गए हैं संजीव सान्याल. Right, so Sanyal, who is currently serving as the Finance Ministry's principal economic advisor, has been working since 1990s with the financial markets. His addition to the EAC-PM is expected to aid the top advisory body. Right, so this is an advisory body जो कि advise करती है प्राइम मिनिस्टर को कि भाई क्या इकोनॉमिक स्टेप्स लिए जाने चाहिए कंट्री को, है ना. एंड उसके परमानेंट मेंबर अपॉइंट कर दिए गए हैं एज संजीव सन्याल. Next, Vineet Joshi has been appointed as the new chairman of Central Board of Secondary Education, CBSE. He replaces IAS Manoj Ahuja, who has been appointed as the officer on special duty in the Department of Agriculture and Farmers Welfare. Vineet Joshi is also the Director General of the NTA, National Testing Agency. In 2010 as well, he got the responsibility of CBSE chairman. राइट, तो 2010 में भी ये CBSE चेयरमैन रहे थे एंड फिर से इनको CBSE का चेयरमैन अपॉइंट किया गया है. राइट, इनके पहले थे IAS ऑफिसर मनोज आहूजा, राइट, जिनको अब अपॉइंट किया गया है एज OSD, दैट इज ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी. कहां पे? डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर में. राइट, एंड जो विनीत जोशी हैं जो कि अभी बने हैं CBSE के चेयरमैन, ये साथ ही साथ NTA, दैट इज नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्स भी कंडक्ट करती हैं इंक्लूडिंग द JEE एंड NEET, राइट, उसके भी ये डायरेक्टर जनरल हैं. नेक्स्ट, सर्विसेज ई हेल्थ असिस्टेंस एंड टेली कंसल्टेशन, राइट, सेहत इज scheme implemented by Ministry of Defence, under which home delivery of medicines has been started. Defence Minister Rajnath Singh had launched Sehat scheme in May 2021. Sehat is the tri-services teleconsultation service of the Ministry of Defence, designed for all entitled personnel and their families. Right? तो देखो यहाँ पे this could be a tricky question if it comes in an exam, because आपको अगर नाम दे दिया गया भाई कि सेहत यानी कि सर्विसेज ई हेल्थ असिस्टेंस एंड टेलीकंसल्टेशन, कि भाई इसको कौन सी मिनिस्ट्री इंप्लीमेंट कर रही है, तो जो फर्स्ट हमारा रिफ्लेक्स एक्शन आएगा वो क्या आएगा, वो ये आएगा कि भाई इसको तो ऑब्वियसली हेल्थ मिनिस्ट्री कर रही होगी, बट नहीं, इसको कौन इंप्लीमेंट कर रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस. राइट, तो इसके अंडर होम डिलीवरी ऑफ मेडिसिन को स्टार्ट किया गया है. राइट, सो जो सेहत है, OPD portal will provide telemedicine services to the serving armed personnel, veterans and their families. Right, so this is not open for general public. This is only for serving armed personnel और जो veterans रह चुके हैं या तो फिर उनके families जो हैं. Right, and over 6,900 medical consultations have already been carried out on the beta version by service doctors.
Next, Hoysala Temples has been finalized for nomination for the UNESCO World Heritage Sites for the year 2022-2023. Right? Sacred ensembles of Hoysala have been on UNESCO's tentative list since 2014. The Hoysala temples represent human creative genius and stand testimony to the rich historical and cultural heritage of our country. Right? तो ये जो आप देख रहे हो होयसाला टेम्पल्स ये कहाँ पे हैं? राइट, एसेंशियली जो इनका मेजर पार्ट है वो है ऑन द इन द सदर्न स्टेट ऑफ कर्नाटका. राइट, तो इनको इंडिया ने नॉमिनेट किया है फॉर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट फॉर द ईयर 2022-2023. राइट, नेक्स्ट, अरावली बायोडाइवर्सिटी पार्क गुरुग्राम has been declared as India's first other effective area-based conservation measures (OECM) site by the International Union for Conservation of Nature, that is IUCN. Right. So the OECM tag does not bring any legal, financial or management implication. Right. This is very important. कि ये जो OECM tag मिला है अरावली बायोडाइवर्सिटी पार्क गुरुग्राम को, इससे कोई आपको लीगल स्टेटस या कोई फाइनेंशियल स्टेटस या कोई मैनेजमेंट इंप्लीकेशंस नहीं है इसके, बट दिस इज जस्ट कि इट डेजिग्नेट्स द एरिया एज अ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट ऑन द इंटरनेशनल मैप. राइट, सो द OECM टैग इज गिवन बाय द IUCN, that is International Union for Conservation of Nature, to areas that are not protected but that support rich biodiversity. Right. Next, Prime Minister Narendra Modi unveiled the Statue of Equality to commemorate the 11th century Bhakti saint Sri Ramanujacharya in Hyderabad. The statue will encourage youth and will be a symbol of knowledge, detachment and ideals. PM Modi landed in the city earlier this afternoon, where he also attended the 50th anniversary celebrations of ICRISAT. Right? तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने स्टैचू ऑफ इक्वालिटी को अनवेल किया है. राइट, कहां पे? इन द सदर्न स्टेट ऑफ तेलंगाना, उसके जो कैपिटल है हैदराबाद, वहां पे. राइट, तो ये है 11th सेंचुरी भक्ति सेंट श्री रामानुजाचार्य, इनका स्टैचू ये है. तो आपको क्वेश्चन आ सकता है कि भाई जो स्टैचू ऑफ इक्वालिटी है वो किसकी स्टैचू है? तो वो है भक्ति सेंट श्री रामानुजाचार्य. राइट, ये एक 11th सेंचुरी भक्ति सेंट है. Right, and this is going to encourage youth and will be a symbol of three things, that is knowledge, detachment and ideals. Right. Next, Jammu and Kashmir became the first union territory to be integrated with the National Single Window System, that is NSWS. Right. So National Single Window System NSWS was launched in September 2021 by the Ministry of Commerce and Industry. It is a digital platform that serves as a guide for investors to identify and to apply for approvals as per their business requirements. ठीक है, तो NSWS जो है नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम, इसको इंटीग्रेट करने वाला सबसे पहला यूनियन टेरिटरी हो चुका है जम्मू एंड कश्मीर. भाई ये है क्या? इसको मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स ने लॉन्च किया था. कब? सितंबर 2021 में, लास्ट ईयर. राइट, तो ये एक बेसिकली डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहां पे जो इन्वेस्टर्स हैं उनको देखो पहले जो अप्रूवल्स वगैरह लेने के लिए आपको बहुत सारे ऑफिसर्स में बहुत सारी फाइल्स वगैरह इधर उधर करनी पड़ती थी, बट ये अब पूरा डिजिटाइज कर दिया गया है ताकि जो प्रोसीजर है वो बहुत ट्रांसपेरेंट और बहुत ईजी हो जाए. राइट, तो इसको अडॉप्ट करने वाली सबसे पहली यूनियन टेरिटरी बन चुकी है जम्मू एंड कश्मीर. राइट, सो इट इज लिंक्ड विद इंडिया इंडस्ट्रियल लैंड बैंक विच होस्ट 45 इंडस्ट्रियल पार्क्स ऑफ JNK. राइट, दिस इज टू बूस्ट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस. Right, 20 ministries or departments have been integrated on National Single Window System, and 14 states and union territories already onboarded on NSWS. Right. Next, India's rank in the Economist Intelligence Unit's Democracy Index 2021 is 46th. ठीक है, so the report described the state of democracy in 165 countries. The report was prepared based on 5 parameters, which is functioning of the government, electoral process and pluralism, political participation, civil liberties and political culture. Right, तो जो डेमोक्रेसी इंडेक्स आता है ये कौन
इसको रैंक करता है, ये करता है EIU, राइट, EIU. व्हाट इज EIU? इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, राइट. तो उसमें इंडिया का रैंक क्या है? 46. ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो इंडिया का रैंक है 46 एंड इंडिया के साथ साथ जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज हैं उनका तो और भी खराब है, राइट. लाइक अफगानिस्तान लास्ट आता है, राइट. अफगानिस्तान रैंक्स लास्ट, सबसे पहले आता है नॉर्वे, राइट. सो नॉर्वे इज फर्स्ट, अफगानिस्तान इज लास्ट, इंडिया 46, पाकिस्तान 104, चाइना 148, म्यांमार 166, राइट. बांग्लादेश 75, भूटान 81, श्रीलंका 87, नेपाल 101, वियतनाम 131, राइट. नेक्स्ट, by the year 2024, India will achieve zero diesel use in agriculture and replace fossil fuels with renewable energy. For this, states should develop action plan to achieve the assigned targets and specific agency dedicated for energy efficiency and conservation. This initiative is a part of government's commitment to increase the share of non-fossil fuels by 2030 and become a net zero emitter by 2070, right. So basically बहुत ही एम्बिशियस टारगेट है कि भाई 2024 तक, लाइक नेक्स्ट 2-3 इयर्स में इंडिया एग्रीकल्चर में कम से कम अचीव करेगा जीरो डीजल यूज, राइट. तो जो भी हमारा यूसेज है फॉसिल फ्यूल्स का एग्रीकल्चर सेक्टर में, उसको हम रिप्लेस करेंगे विथ रिन्यूएबल एनर्जी, राइट. सो ये आप देख सकते हो, दिस इज अ स्टेटमेंट फ्रॉम RK सिंह, हु इज यूनियन मिनिस्टर फॉर पावर, न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, राइट. सो वी आर वर्किंग फॉर अ न्यू एंड मॉडर्न इंडिया विच कैन नॉट हैपन विदाउट मॉडर्न पावर सिस्टम्स एंड वी लुक फॉरवर्ड टू वर्किंग विथ ऑल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज टू अचीव दिस, राइट. नेक्स्ट, Indian Railways is setting up country's biggest and world-class wrestling academy to support wrestling as a sport in Delhi. The academy would be the biggest in the country, equipped with advanced training facilities. The sports facility being made at Delhi will be exclusively for wrestling and will provide opportunities for wrestlers to enhance their skills and become world champions in the coming years. Right? So, अगेन यहाँ पे भी आप कंफ्यूज हो सकते हो. अगर एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है आपके यहाँ, आपसे पूछा जाता है कि भाई जो सबसे बड़ी रेसलिंग एकेडमी, वर्ल्ड क्लास रेसलिंग एकेडमी दिल्ली में बनाई जा रही है, उसको कौन बना रहा है, राइट. सो यू माइट बी अगेन टेम्प्टेड टू से कि भाई स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री बना रही है, राइट. बट नहीं, इट इज द इंडियन रेलवेज दैट इज बिल्डिंग दिस, राइट. एंड ये एक्सक्लूसिवली किसके लिए होने वाला है? रेसलिंग के लिए ही होने वाला है, राइट. एंड इट विल प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर रेसलर्स टू एनहांस देयर स्किल्स एंड बिकम वर्ल्ड चैंपियंस इन द कमिंग ईयर्स. कहां पे होने वाला है ये? नेशनल कैपिटल दिल्ली में, राइट. नेक्स्ट, कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज द वर्ल्ड्स फर्स्ट एयरपोर्ट fully powered by solar energy that is set to become power positive, right. So CIAL solar plant together generate 2 lakh units of power a day, whereas the daily consumption of power in the airport stands at 1.6 lakh units. The airport became the first in the world in 2015 to be fully powered by solar energy, right. तो दुनिया का सबसे पहला एयरपोर्ट जो कि पूरी तरह से सोलर एनर्जी से पावर होने वाला है, वो कौन सा होने वाला है? कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड, राइट. सो ये जो सोलर प्लांट्स हैं, ये 2 लाख यूनिट्स ऑफ पावर एक दिन में जनरेट करेंगे, राइट. तो बेसिकली पावर पॉजिटिव होने वाले हैं, ये पावर नेगेटिव नहीं, राइट. तो इनकी जितनी जरूरत है उससे कहीं ज्यादा ये पावर जनरेट करेंगे ओनली थ्रू सोलर एनर्जी, राइट. सो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप टुवर्ड्स adopting renewable energy. Next, Operation Ganga has been launched by Indian government for the evacuation of Indian nationals from Ukraine due to Russia-Ukraine war. So due to the ongoing tensions between Ukraine and Russia, Ukraine has been declared as a no-fly zone by the authorities for the safety and security of the nations. Due to this, many Indian nationals were left stranded in Ukraine. To help the Indian citizens come back to the country,
the government of India decided to conduct a special evacuation mission named Operation Ganga. Right? तो जो यहाँ पे वॉर हो रही है रशिया और यूक्रेन के बीच में इन द वेस्टर्न यूरोप, राइट, उसकी वजह से बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट्स जो हैं जो कि यूक्रेन में जाते हैं बेसिकली मेडिकल और डेंटल की पढ़ाई करने के लिए, वो वहां पे स्टैंडर्ड रह गए, राइट, बिकॉज दे कुड नॉट evacuate their hostels, their residences to come back to India, right? And इसकी वजह से अब वो नो फ्लाई जोन बन चुका है और वहां पे टेंशंस आ चुके हैं. सो उनको किसी ना किसी तरह से वहां से निकालने में और उनको वापस इंडिया सेफली लेके आने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है ये ऑपरेशन गंगा, राइट? सो ऑपरेशन गंगा, इट इज अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इट लॉन्चेस ऑपरेशंस टू रिपेट्रिएट स्ट्रैंडेड इंडियंस फ्रॉम यूक्रेन, राइट? तो बेसिकली 4 मिनिस्टर्स जो हैं इनको भेजा गया है और ये इस इवैक्यूएशन एफर्ट्स को ओवरसी करेंगे, राइट? सो ज्योतिरादित्य सिंधिया गए हैं रोमेनिया, किरण रिजिजू गए हैं स्लोवाक रिपब्लिक, हरदीप पुरी गए हैं हंगरी एंड जनरल वीके सिंह गए हैं पोलैंड, राइट? एंड एयरलाइंस जो कि इस इवैक्यूएशन फ्लाइट्स को रन कर रही हैं वो हैं एयर इंडिया एक्सप्रेस, स्पाइस जेट, इंडिगो. ऑल्सो इंडियन एयरफोर्स का जो C-17 ग्लोबमास्टर है, इट इज ऑल्सो ऑपरेशनल. Also 3 more Globemaster aircraft to visit Poland, Hungary and Romania. Right? Next, Spitug Guster is an annual celebration of culture and traditional heritage of Ladakh. It is a 2-day annual celebration of Ladakhi culture and traditional heritage celebrated every year. The main attraction of the festival was the colorful mask dance, locally called chams, performed by the monks of the monastery in their best robes depicting different deities such as Mahakal Kombo, Palden Lhamo, Shri Devi, White Mahakala and Protector Deity. Right? तो लद्दाख का जो एनुअल सेलिब्रेशन ऑफ कल्चर एंड ट्रेडिशनल हेरिटेज है उस फेस्टिवल का नाम क्या है? स्पिटुक गुस्टर. राइट? नेक्स्ट, इंडियाज फर्स्ट जियोलॉजिकल पार्क विल बी सेट अप इन मध्य प्रदेश. So approval for the park has been granted by Geological Survey of India GSI under Ministry of Mining. Government of India for construction of the park with an investment of rupees 35 crores. The geological park will be built in Lumheta because this place is among significant places in the world from the geological point of view. Right? तो ये जो पिक्चर आप देख रहे हो, this is the place of Lumheta, जहां पे ये जियोलॉजिकल पार्क जो है बनाया जाएगा एट द कॉस्ट ऑफ रुपीज 35 करोड़, राइट? एंड इसको बनाने का अप्रूवल किसने दिया है? GSI, दैट इज जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने दिया है. कहां पे? मध्य प्रदेश के लम्हेटा एरिया, राइट? नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश टैब्लू selected as the best state tableau at the Republic Day parade in 2022. The tableau of Uttar Pradesh was based on the theme One District, One Product and Kashi Vishwanath Dham. The second place went to Karnataka for its tableau based on Cradle of Traditional Handicrafts. The third position went to Meghalaya for its tableau on Meghalaya's 50 years of statehood and its tribute to women-led cooperative societies and self-help groups. राइट? तो जो झांकियां निकलती हैं रिपब्लिक डे परेड के टाइम में, हर स्टेट की अपनी अपनी झांकी होती है, राइट? उनमें से जो बेस्ट टैब्लू सेलेक्ट किया गया है वो किया गया उत्तर प्रदेश के टैब्लू, राइट? एंड ये जो उत्तर प्रदेश का जो टैब्लू था वो उसका थीम क्या था? 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट एंड काशी विश्वनाथ धाम, राइट? एंड जो सेकंड प्लेस गया है वो गया है कर्नाटका के टैब्लू को, जिसका थीम था क्रेडल ऑफ ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट्स. थर्ड मेघालय, एंड उनका थीम क्या था? Meghalaya's 50 years of statehood and its tribute to women-led cooperative societies and self-help groups. Right? Next, Maharashtra state tops India's list in the number of MSMEs, that is micro, small and medium enterprises owned by entrepreneurs from the scheduled castes. Right? So Tamil Nadu with 42,997 enterprises, right? So very close to 43,000 enterprises, and Rajasthan with 38,517 units occupy the second and third slots, according to the data furnished by the Office of the Development Commissioner in the Union Ministry of MSME.
The 4th, 5th and 6th slots were Uttar Pradesh, Karnataka and Punjab. Right? तो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ MSMEs जो कि शेड्यूल्ड कास्ट के एंटरप्रेन्योर्स के पास हैं, वो कौन है? वो है भाई स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, देन तमिलनाडु, राजस्थान, देन यू हैव उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, पंजाब. राइट? नेक्स्ट, India's first commercial scale biomass based hydrogen plant will come up in Madhya Pradesh. So the plant will produce a ton of hydrogen per day from 30 tons of biomass feedstock. It will also produce biochar and methane. The plant is being put up by a joint venture of Watomo Energies Limited and Beazle Green Energy with an investment of 24 crore rupees. Right? So ये होने वाला है इंडिया का सबसे पहला कमर्शियल स्केल पे किया जाने वाला बायोमास टू हाइड्रोजन. राइट? तो बेसिकली बायोमास को हाइड्रोजन में कन्वर्ट किया जाने वाला ये प्लांट होने वाला है. एंड ये बेसिकली इन्वेस्टमेंट, इसमें इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना है? 24 करोड़ रुपीस. राइट? नेक्स्ट, ऑपरेशन परिवर्तन has been initiated by Karnataka to eliminate the cultivation of cannabis. Such an initiative was never been taken up before and it helps the state to fight against the drugs menace. This operation was led by the Andhra Pradesh Police with the Special Enforcement Bureau SEB in Visakhapatnam. Right? So, ये आप देख सकते हो कि जो ऑपरेशन परिवर्तन है, दिस इज बेसिकली वीडिंग आउट कैनबिस स्ट्रेन. राइट? सो एज पर एस्टिमेट्स, हेम्प इज कल्टिवेटेड ऑन ओवर 15,000 acres in the remote areas of Vizag Agency and AOB. Cannabis products are used by 0.2% of people in Andhra Pradesh. The yield per acre is 1,000 to 1,200 kilograms. Right? And per kg कितना farmers को मिलता है? 2,000 to 3,000 rupees. Right? And Vizag and the AOB region produce over 10,000 tons of dry ganja per annum and the value runs into hundreds of crores of rupees. So over 5,400 accused were arrested in over 2,000 cases in 2021 for their involvement in the ganja trade in Andhra Pradesh. In 2020, over 2,900 people in 928 cases and over 3,000 tons of ganja were seized in Andhra Pradesh in 2021. Right? तो इसी को करने के लिए ऑपरेशन परिवर्तन जो है वो इनिशिएट किया गया है. नेक्स्ट, कंसिडर्ड टू बी द सेकेंड लार्जेस्ट फेयर इन इंडिया, द मेदारम जात्रा इज ऑर्गेनाइज्ड इन तेलंगाना. फॉर दैट, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स हैज सैंक्शनड रुपीज 2.26 करोड़ फॉर 2022 एडिशन. अंडर द आजादी का अमृत महोत्सव, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अनाउंस्ड दैट ट्राइबल कल्चर एंड हेरिटेज विल बी द साइनोज्योर ऑफ 2022. After the Kumbh Mela, Medaram Jatra is the country's second largest Mela, which is held for 4 days. है ना? तो कुंभ मेला जो है इंडिया का सबसे लार्जेस्ट यात्रा है, दैट इज रिलीजियस गैदरिंग. सेकेंड रिलीजियस गैदरिंग कौन सी है? वो है मेदारम जात्रा. ठीक है? एंड ये 4 दिनों के लिए होता है. एंड इसके लिए जो ये तेलंगाना में होता है बेसिकली. राइट? इट इज ऑर्गेनाइज्ड इन तेलंगाना एंड इसके लिए मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने 2.26 करोड़ रुपीस को सैंक्शन किया है इसको ऑर्गेनाइज करने के लिए. राइट? नेक्स्ट, दिल्ली पुलिस हैज बिकम द फर्स्ट पुलिस इन द कंट्री टू इंट्रोड्यूस स्मार्ट कार्ड आर्म्स लाइसेंस. It will be printed in-house after verification of data of the arms license holders. Smart Card Arms license has also been integrated with e-beat book through mobile application Shastra app. Right? तो इंडिया की सबसे पहला पुलिस फोर्स हो चुका है दिल्ली पुलिस फोर्स, जो कि स्मार्ट कार्ड आर्म्स लाइसेंस इंट्रोड्यूस कर रहा है. राइट? सो दिल्ली पुलिस हैज लॉन्च्ड स्मार्ट कार्ड आर्म्स लाइसेंस एंड शास्त्रा मोबाइल एप्लीकेशन एज पार्ट ऑफ देयर सिटीजन फ्रेंडली डिजिटल सर्विसेज. Right? So like any credit or debit card, the arms license can now be carried in a wallet. Has inherent security features, including an 18-digit unique identification number. Right? So Shastra mobile application has a pan-India database of arms license holders. To apply for one, provide details in the Performa available on licensing unit website. It has been installed in
e-beat books of beat officers so they can easily check the license of weapons on the spot. Next, state-owned SJVN will develop a 400 megawatt solar park in Himachal Pradesh. According to a company statement, an in-principle approval has been accorded by the Ministry for Development of this project under Ultra Mega Renewable Energy Power Parks of its Solar Park Scheme. Right? तो हिमाचल प्रदेश का स्टेट ओन ये PSU है SJVN, राइट, सतलुज जल विद्युत निगम, राइट. तो ये डेवलप कर रहे हैं 4000 मेगावाट का सोलर पार्क हिमाचल प्रदेश में, राइट. एंड दिस इज अंडर द डेवलपमेंट ऑफ प्रोजेक्ट अंडर अल्ट्रा मेगा रिन्यूएबल एनर्जी पावर पार्क्स ऑफ इट्स सोलर पार्क स्कीम. ठीक है. नेक्स्ट, USA was India's top most trading partner in 2021. So the United States is followed by China on second. The value of trade between India and China was $110.4 billion. In 2020, China was India's top trading partner and the US was second in the rank. In 2019, USA was India's top trading partner and China was on the second, right? So आप देख रहे हो ये कैसे ऑसिलेट कर रहा है, right? तो इंडिया का जो बायलैटरल ट्रेड होता है 2019 में सबसे ज्यादा यूएस के साथ होता था और चाइना सेकंड उस रैंक पे उस लिस्ट में था. 2020 में चाइना ऊपर आ गया, यूएस सेकंड पे चला गया. 2021 में यूएस वापस से ऊपर आ गया और चाइना सेकंड पे चला गया, राइट. सो यूएस ओवरटेक्स चाइना एज इंडियाज लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर. ठीक है. नेक्स्ट, नॉर्थ कोरिया हैज टेस्टेड फायर्ड intermediate range ballistic missile IRMB named Hwasong 12. The launch was the 7th missile test that Pyongyang has conducted since the start of 2022. It is also the longest range missile that North Korea has launched since 2017. The launch of the Hwasong 12 type surface to surface intermediate and long range ballistic missile was organized by the Academy of Defense Science ADS, the second economic committee. ठीक है. तो नॉर्थ कोरिया ने इस साल ये 7th मिसाइल टेस्ट किया है. Hwasong 12 is the 7th मिसाइल टेस्ट, राइट. नेक्स्ट, world's first hydrogen powered flying boat is all set to be manufactured and launched in Dubai. Swiss startup The Jet Zero Emission has signed an agreement with the United Arab Emirates based Zenith Marine Services and US based DWYN to manufacture and operate the jet. The jet features cutting edge characteristics and technologies, making it capable of flying in silence over the waters at a cruising speed of 40 knots. Right? तो दुनिया का सबसे पहला हाइड्रोजन पावर्ड फ्लाइंग बोट, राइट, ये दुबई में मैन्युफैक्चर और लॉन्च किया जाएगा, राइट. इट इज गोइंग टू लुक समथिंग लाइक दिस, राइट. सो इट इज अ बेसिकली कटिंग एज कैरेक्टरिस्टिक एंड टेक्नोलॉजी एंड ये बहुत ही शांति से विदाउट मेकिंग अ लॉट ऑफ नॉइज इट इज गोइंग टू फ्लाई विद अ स्पीड ऑफ 40 knots, राइट. नेक्स्ट, Sergio Mattarella has been re-elected as president of Italy. So the 80-year-old emerged as the most popular choice after 6 days of often tense voting in Rome. Mattarella was reconfirmed with a broad majority, namely 759 votes in favor from a total of 983 lawmakers and regional representatives actively taking part in the ballot. Right? So जो lawmakers हैं इटली के प्रेसिडेंट को वही इलेक्ट करते हैं जैसे इंडिया में होता है, राइट. इंडिया में भी लोग जो हैं वो इलेक्ट नहीं करते हैं, लॉ मेकर्स यानी कि जो एमपीज होते हैं, एमएलएस होते हैं, वो इलेक्ट करते हैं इंडिया के प्रेसिडेंट को. तो सिमिलर आप यहाँ पे देख सकते हो कि इटली के प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस भी ऐसे ही होते हैं. एंड यहाँ पे दोबारा सर्जियो मार्टेरेला आ चुके हैं एज द प्रेसिडेंट ऑफ इटली. नेक्स्ट, इंडिया हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू एडमिनिस्टर अ DNA vaccine against COVID-19, right? The ZyCoV-D, which is the world's first plasmid DNA vaccine, has been produced by Ahmedabad-based vaccine manufacturer Zydus Cadila, and it was administered for the first time in Patna
on 5th of February 2022. It is a painless and needleless vaccine given at intervals of 28 days and 56 days. Right? तो अभी तक जो भी हम वैक्सीन देख रहे हैं, राइट, जो भी वैक्सीन जो हमको लगी हैं, राइट, वो सारी आरएनए बेस्ड वैक्सीन थी. ठीक है, आरएनए बेस्ड वैक्सीन थी वो सारी, है ना. एंड सबसे पहला जो डीएनए बेस्ड वैक्सीन है वो है ज़ाइकोव-डी एंड वो भी इंडिया में ही बना है. Right? So India has become the first country in the world to administer a DNA vaccine against COVID-19. Right? Next, France is the host of One Ocean Summit 2022. So India supported the French initiative of a high ambition coalition on biodiversity beyond national jurisdiction. Prime Minister Narendra Modi attended the conference and said that India is committed to eliminating single-use प्लास्टिक. राइट, सो जो वन ओशन समिट है उसको होस्ट कर रहा है फ्रांस, और इंडिया ने अपना सपोर्ट भी दिखाया है उसके लिए, है ना. जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, इन्होंने ये भी कहा है दैट इंडिया इज कमिटेड टुवर्ड्स एलिमिनेटिंग द सिंगल यूज प्लास्टिक. नेक्स्ट, इंडिया साइंड एग्रीमेंट विथ यूएन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ व्हीट टू अफगानिस्तान. सो India has committed to send relief to Afghanistan as part of a humanitarian assistance to be sent in truck convoys through Pakistan by road. Rome headquartered World Food Programme WFP thanked India for the agreement to support Afghans who are facing humanitarian crisis. Right? So our neighbor Afghanistan is facing humanitarian crisis and India has stepped up being a good friend, and India ने commit किया है कि भाई हम सप्लाई करेंगे वीट अफगानिस्तान. राइट, सो ये पाकिस्तान के थ्रू बाय रोड जाएगा ट्रक वीट. राइट. नेक्स्ट, इंडिया विल होल्ड द प्रेसिडेंसी ऑफ द G20 फ्रॉम 1st December 2022 to 30th November 2023. So G20 is the premier forum for international economic cooperation that plays an important role in global economic governance. As per practice, a secretariat is being established to handle work related to knowledge, content, technical, media, security and logistic aspects of India's G20 presidency. Right? तो G20 आप यहाँ पे समझ सकते हो कि भाई G7 क्या है. G7 is a 7 countries, right? In 7 countries. अब इस 7 countries में जब आप रशिया को मिला देते हो तो G8 हो जाता है, एंड फिर ये सारी कंट्रीज जब आप मिला देते हो तो वो G20 हो जाता है. Right? So India is not a part of G8, India is not a part of G7, but India is a part of G20. Right? तो 2023 का जो G20 समिट होगा वो इंडिया होस्ट करेगा, वो इंडिया में होने वाला है. राइट, सो उसके बेसिस पे एक सबसे पहले सेक्रेटेरिएट को बनाया जाता है जो कि सारा हैंडल करेंगे भाई काम कि क्या क्या एस्पेक्ट्स होते हैं एक G20 एक सक्सेसफुली G20 समिट को होल्ड करने के लिए, एंड उसके बाद फिर थिंग्स विल गो इन दैट डायरेक्शन. राइट. नेक्स्ट, G20 समिट इन 2022 विल बी हेल्ड इन इंडोनेशिया. राइट, तो जैसे हमने देखा कि 2023 का जो G20 है वो प्रेसिडेंसी इंडिया के पास है तो इंडिया में होने वाला है, वैसे ही 2022 यानी कि इस साल वाला जो G20 समिट है वो होने वाला है इंडोनेशिया. राइट, इसके पहले कहाँ हुआ था? इसके पहले हुआ था इटली. राइट, सो इन 2021 द G20 समिट वाज हेल्ड इन रोम, इटली. In 2022 the G20 summit will be held in Bali, Indonesia, while 2023 it will be held in New Delhi, India. Right, and India will hold the presidency of the G20 from 1st December this year to 30th November 2023, culminating with the G20 summit in India in 2023. Right. Next, the Indian Institute of Technology will establish its first branch in United Arab Emirates as part of the India-UAE trade deal. This will be the first time an IIT will be established outside India. Presently, there are 23 IITs in India which are located in various regions of the country offering undergraduate, postgraduate and doctorate level programs. Right, तो पहली बार होने वाला है कि भाई जो IIT है, that is Indian Institute of Technology, it is one of the premier institutes of India, right? ये इंडिया के बाहर एस्टैब्लिश किया जाएगा. कहाँ पे? UAE में. राइट, तो इंडिया और UAE के बीच में ये जो ट्रेड डील हुआ है उसका पार्ट है. राइट, सो आप देख सकते हो यहाँ पे एडवांसिंग द इंडिया UAE कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, न्यू फ्रंटियर्स, न्यू माइलस्टोन्स.
सो कल्चरल कॉर्पोरेशन के अंडर इंडिया यूएई कल्चरल काउंसिल सेटअप किया जाएगा. हेल्थ कॉर्पोरेशन के अंडर कोलैबोरेट इन रिसर्च, प्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ रिलायबल सप्लाई चेन्स फॉर वैक्सीन्स. ऑल्सो एनहांस इन्वेस्टमेंट्स बाय यूएई एंटिटीज इन इंडियाज हेल्थ सेक्टर. राइट, तो इंडिया के हेल्थ सेक्टर में यूएई की जो कंपनीज हैं, यूएई की जो एंटिटीज हैं वो इन्वेस्ट करेंगे. एजुकेशन कॉर्पोरेशन में यही हुआ है कि भाई इंडिया जो है आईआईटी एस्टैब्लिश करेगा यूएई में. स्किल्स कॉर्पोरेशन में डेवलप अ म्यूचुअली अग्रीड प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स एंड स्किल्स फ्रेमवर्क. देन फूड सिक्योरिटी में स्ट्रेंथनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेडिकेटेड लॉजिस्टिक सर्विसेज कनेक्टिंग फार्म्स टू पोर्ट्स टू फाइनल डेस्टिनेशंस इन यूनाइटेड अरब एमिरेट्स. Next, Nepal will be the first country to adopt India's UPI system, paving the way for transforming the digital economy of the country. This will play a pivotal role in transforming the digital economy of the neighboring country. NPCI, International Payments Limited, NIPL, the international arm of NPCI, has joined hands with Gateway Payment Services (GPS) and Manam Infotech to provide the services in Nepal. Right? तो नेपाल इंडिया के बाहर वाले है, इंडिया के अलावा कोई पहली कंट्री नेपाल बनने वाला है जो यूपीआई सिस्टम को अडॉप्ट करेगा. राइट, सो यूपीआई इज अ टेक्नोलॉजी दैट इज इंडिजिनियसली डेवलप्ड इन इंडिया एंड द एंटायर वर्ल्ड इज काइंड ऑफ अमेज्ड बाय हाउ सक्सेसफुल द यूपीआई सिस्टम हैज बीन इन टर्निंग इंडिया इनटू अ कैशलेस इकोनॉमी. राइट, तो अब नेपाल भी यूपीआई सिस्टम यूज करेगा. राइट, तो जो एनपीसीआई है, एनपीसीआई ने डेवलप किया यूपीआई को, तो एनपीसीआई का जो इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड है, right, it has joined hands with Gateway Payment Services and Manam Infotech जो कि UPI services provide करेंगे नेपाल में. Right? Next, Chennai Super Kings have become the first ever sports unicorn in the country. Right? So Chennai Super Kings is 4-time Indian Premier League IPL winners. MS Dhoni is the captain of CSK and they defeated mighty Kolkata Knight Riders last year to win their record extending 4th IPL title in Dubai. Right? तो ये बन चुका है फर्स्ट एवर स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न इन द कंट्री. राइट, नेक्स्ट, नॉर्वे बैग द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेडल्स एट द 2022 विंटर ओलंपिक गेम्स. राइट, सो नॉर्वे टैलीड द मोस्ट गोल्ड मेडल्स 16 एंड द हाईएस्ट टोटल नंबर ऑफ मेडल्स 37. राइट, तो जो विंटर ओलंपिक्स हुए हैं, कहां पे हुए थे ये विंटर ओलंपिक्स? ये हुए थे बीजिंग, चाइना. राइट, तो बीजिंग के जो विंटर ओलंपिक्स थे इसमें से 16 गोल्ड मेडल्स नॉर्वे को मिले हैं. टोटल जो नॉर्वे को मेडल्स मिले हैं वो है 37. राइट, एंड नॉर्वेज 16 गोल्ड मेडल्स रिप्रेजेंट द मोस्ट एवर वन एट अ सिंगल विंटर गेम्स. राइट, नेक्स्ट, जे साई दीपक हैज ऑथर्ड द बुक टाइटल्ड इंडिया दैट इज भारत, coloniality, civilization, constitution. So the book is the first part of a comprehensive trilogy which examines the far-reaching impact of European colonial consciousness on Bharat. Upon a thorough reading of the book, what really lingers is the well-researched arguments put forth. Right? तो जो जे साई दीपक हैं, ये एक ऑथर है and he is also a renowned Supreme Court advocate. Right? इनको आप बहुत ही पॉसिबल है कि इनको आपने बहुत सारे डिबेट्स टीवी वगैरह में देखा होगा. राइट, सो ये दिस इज जो बुक है इंडिया दैट इज भारत, कोलोनियलिटी, सिविलाइजेशन, कॉन्स्टिट्यूशन. दिस इज द फर्स्ट बुक ऑफ द ट्रिलॉजी दैट ही is authoring. Right, next, Bill Gates is the author of the book titled How to Prevent the Next Pandemic. In the book, Bill Gates has written about specific steps that can only stop future pandemics, but in the process provide better health care for everyone around the world. Bill Gates' last book, How to Avoid a Climate Disaster, was published in 2021. Right? तो बिल गेट्स ने एक नई बुक ऑथर किया जिसका टाइटल है हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पैंडेमिक. इसके पहले इनकी बुक आई थी हाउ टू अवॉइड अ क्लाइमेट डिजास्टर. राइट, नेक्स्ट, विंटर कैंप is a joint military exercise of NATO, North Atlantic Treaty Organization. Right, so the winter camp exercise in northeast Estonia, just 100 kilometers from the Russian border, included some 1300 British Estonian forces. Right, तो जो winter camp है ये एक joint military exercise है NATO का. Right, NATO की जो भी countries हैं, जो member countries हैं, उनकी armies, उनकी जो military है,
वो एक्सरसाइज करती है, उसका नाम है विंटर कैंप, राइट। नेक्स्ट, परम प्रवेगा, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल सुपर कंडक्टर्स इन इंडिया, सुपर कंप्यूटर्स इन इंडिया, सॉरी, हैज बीन इंस्टॉल्ड एंड कमीशन्ड in Indian Institute of Science IISc Bengaluru, right? So the system, which is expected to power diverse research and educational pursuits, has a total supercomputing capacity of 3.3 petaflops. 1 petaflop equals a quadrillion or 1015 operations per second. So the premier science research institution based in Bengaluru, it has designed by the Center for डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग, CDAC, राइट। तो इंडिया का जो सबसे पावरफुल सुपर कंप्यूटर है उसका नाम क्या है, परम प्रवेगा। ये कहां पे इंस्टॉल किया गया है, ये इंस्टॉल किया गया है IISc बेंगलुरु, राइट। इट इज अ प्रीमियर साइंस इंस्टीट्यूट, साइंस रिसर्च इंस्टीट्यूशन है ना, एंड ये काफी सुपर फास्ट कंप्यूटर है। इसका जो कैपेसिटी है वो है 3.3 पीटाफ्लॉप्स। 1 पीटाफ्लॉप क्या है, अ क्वाड्रिलियन और 1015 ऑपरेशंस पर सेकंड, राइट। तो 3.3 के साथ आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो, इतने ऑपरेशन ये पर सेकेंड करने का क्षमता रखता है, राइट। सो दैट्स ऑल इन दिस सेशन, थैंक यू।